तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट स्विम नाम की एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है ब्राइस मैगवायर ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं जेम्स वॉन और जेसन ब्लम। बाकी मूवी यूनिवर्सल पिक्चर्स की तरफ से रिलीज करी गई थी। मूवी के एंड में मैंने ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए हैं कि ये कैसे 90s की हॉरर से जुड़ जाता है, कैसे यहाँ पर छोटे छोटे हिंट्स भी मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफी डिटेल्ड वीडियो होगी। और आपने कई बार डेविल स्प्रिंग का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर ये उससे रिलेटेड फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1992 यानी कि 1992 समर के अंदर, जहां पर एक पूल दिखाया जाता है जिसके अंदर हम किसी हलचल को नोटिस कर पाते हैं और सडनली उसके अंदर एक टॉय बोट बाहर आती है, जो कि इस पूल हाउस के बच्चे टॉमी की होती है, जो कि काफी समय पहले ही खो गई थी। अब उस बोट की आवाज सुनकर टॉमी की बड़ी बहन रेबेका जाग जाती है और टॉमी के पास जाती है, जो कि टर्मिनली इल था। अब वो उसे बोट के बारे में बताती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और अब वो पूल के पास जाती है और हम उसकी बेबी सीटर को भी देख पाते हैं, जो कि उसकी माँ से बात करके अपने घर जा रही थी। रेबेका पूल के पास आती है और उस बोट को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई फोर्स उसे पूल के अंदर खींच लेती है और वो उसमें डूबने लगती है, जिसे बाहर उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उसे बुलाने आई थी। तो वो जैसे तैसे ऊपर आती है, लेकिन शॉकिंगली उसकी मदर वहाँ पर थी ही नहीं। अब जब वो डूबने लगती है तो हम उसके आसपास ढेर सारी शैडोज को भी देख पाते हैं, जो कि एक ही वर्ड को बार बार विस्पर कर रही होती है, जो कि होता है टैमागामी टैमागामी टैमागामी। खैर अब वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन वो बोट जो कि पहले डूबी हुई थी फिर से ऊपर आकर चलने लगती है, जिसे लेने के लिए वो पूल के बीच में आ जाती है और तभी फिर से कोई फोर्स उसे अंदर खींच लेती है और अब वो गायब हो जाती है, जिसके साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम रे और उसकी बीवी ईव को देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चों यानी कि बेटी इजी और बेटे एलियट के साथ नया घर ढूंढ रहे थे। खैर अब हम थोड़ा सा रे के बारे में जान लेते हैं। तो वो एक स्टार बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, जिसको इलनेस की वजह से फोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसका अभी इलाज चल रहा है, जिसको चलने में भी थोड़ी दिक्कत है और उसके बॉडी के टिश्यूज काफी कमजोर हो चुके हैं, तो कंडीशन उसकी काफी सीरियस है और अगर इलाज उसका देरी से हुआ तो वो अपंग भी हो सकता था। और ये हमने आसान भाषा में रे के बारे में जान लिया है। बात करें ईव के बारे में, तो वो एक स्कूल के अंदर एडमिन का काम करती है और अभी सारा खर्चा वही कर रही है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। खैर अब एक एजेंट उसे घर दिखा रही होती है और ऐसे ही वो एक घर देखते हैं, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जो कि काफी समय से खाली है और यहाँ पर वही पूल है जिसके अंदर रेबेका गायब हो गई थी। अब रे उस पूल के आसपास एक बेसबॉल बैट को देखता है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लिप होकर उसमें गिरने लगता है और तभी उसे अपने पास्ट के बेसबॉल करियर के विजन्स आने लगते हैं, जो कि उसे काफी डिस्टर्ब करते हैं, हॉन्ट करते हैं और ऐसा उसके साथ अक्सर होता रहता है। बेसिकली गेम को इस तरह से छोड़ने की वजह से ना उसके दिमाग में अजीब बातें आती हैं, उसका सारा का सारा मोटिवेशन टूट गया है। मतलब ऐसा सोचकर देखो कि आप किसी चीज से बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उस चीज को आपको छोड़ना पड़ जाए। कोई हॉबी हो सकती है या फिर कोई प्रोफेशन हो सकता है, तो कितना बुरा लगता है। अब अगले सीन में रे और ईव हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनको ये बताते हैं कि कंडीशन काफी सीरियस है और उन्हें आगे भी टेस्ट करने होंगे। साथ ही साथ रे को वाटर थेरेपी लेनी चाहिए। खैर अब रे ईव से बात करता है और बताता है कि उसे वो पूल वाला घर काफी पसंद आया है, साथ ही साथ वहाँ पर पूल भी है, तो वहाँ पर वो वाटर थेरेपी भी ले पाएगा, जिस पर ईव भी एग्री करती है। और फाइनली ये लोग उस भूतिया पूल वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो लोग घर की साफ सफाई करते हैं, सामान सेटअप करते हैं और पूल साफ कर रहे होते हैं, तो रे को ड्रेनेज की सफाई करते टाइम एक बड़ा सा कट लग जाता है और ड्रेनेज से पानी भी आने लगता है। खैर वो लोग अब पूल सर्विस को बुलाते हैं, क्योंकि उनसे पूल ठीक नहीं हो रहा था, तो पूल सर्विस वाले उसको चेक करते हैं और सेटअप कर देते हैं। साथ ही साथ एक और बात बताते हैं कि इस पूल का पानी असल में अंडरग्राउंड स्प्रिंग से आता है, मतलब कि ये पूल जमीन के बीच डायरेक्ट वाटर सप्लाई या फिर यूं कहें कि वाटर सोर्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे कि रिवर्स या फिर वेल्स होती हैं, यानी कि कुएं होते हैं। अब ये जानकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी लोग पूल में मस्ती करने लगते हैं और सब लोग यहाँ पर काफी खुश हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रे को भी एक उम्मीद है कि वो ठीक हो सकता है, जिसको देखकर ईव काफी खुश है और बच्चों को भी ये जगह काफी पसंद आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और रे अपने अवार्ड्स, ओल्ड फैमिली रिकॉर्डिंग्स, गेम रिकॉर्डिंग देखकर काफी इमोशनल होता है। एज ये वैसा ही है कि वो एक चीज में बिल्कुल बेस्ट हुआ करता था, लेकिन उसे वो चीज छोड़नी पड़ी जो कि वो छोड़ना नहीं चाहता था और वो उसे करना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो कर नहीं सकता।
तो ये चीजें उसे हमेशा हॉन्ट करती रहती हैं। अब ईव भी यहाँ पर थोड़ी सी परेशान है और वो रिलैक्स होने के लिए पूल में जाती है, जिसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे रे दिखाई देता है तो वो पानी से बाहर आती है, लेकिन रे वहाँ पर नहीं था। और ऐसा ही शुरुआत में रेबेका के साथ भी हुआ था, जिससे कि वो थोड़ी सी डर जाती है। खैर इसके बाद में वो सोने जाती है और रे से ये कहती है कि उन्हें पूल के ऊपर कवर भी लगवा देना चाहिए, जिस पर वो एग्री करता है। खैर अब रात को हम उनकी कैट को देख पाते हैं, जो कि पूल के ऊपर प्लैंक पर ही बैठी हुई थी। लेकिन तभी पूल के अंदर से वो शुरुआत वाले टॉमी की टॉय बोट बाहर आती है और कोई फोर्स उस कैट के सामने आकर गुर्राने लगती है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि उस कैट के साथ कुछ बुरा हुआ होगा और वो किया होगा इसी पूल ने। अगले सीन में एलियट और सभी लोग अपनी कैट को ढूंढ रहे थे, जिसका कॉलर पूल में ही पड़ा हुआ था और एलियट उसके लिए काफी परेशान था, जिसको ईव समझाती है कि वो यहीं कहीं चली गई होगी और जल्दी वापस आ जाएगी। तभी रे ये नोटिस करता है कि उसके हाथ पर जो कट लगा हुआ था उसके अंदर दर्द नहीं है, और अब वो पट्टी हटाकर देखता है तो शॉकिंगली वो इतना बड़ा कट पूरी तरह से भर गया था। इवन कट का नामो निशान तक नहीं था। अब यहाँ ईव को पूल के अजीब से ड्रीम्स भी आने लगे थे और रे पूल में काफी समय बिताने लगता है। और जब वो डॉक्टर विजिट के लिए जाता है तो वो ये बताती है कि रे काफी तेजी से ठीक हो रहा है, जिसको सुनकर वो काफी खुश होता है। और रे को तो यही लग रहा था कि इसमें काफी ज्यादा योगदान पूल थेरेपी का है, या फिर ये कहें कि पूल की वजह से ही सब कुछ हो रहा था। अब इसके बाद में वो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देता है, एक्सरसाइज भी करने लगता है। उसने काफी एक्सरसाइज इंक्रीज कर दी थी। वो अपनी पुरानी वीडियोस देखकर खुद को पहले की तरह ही करने की कोशिश में लग जाता है। उसको लग रहा था कि अब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा और फिर से बेसबॉल रिज्यूम कर देगा। खैर इसी बीच हम एलियट को देखते हैं, जो कि पूल में स्विमिंग करने जाता है। तो वहाँ पर अचानक से ढेर सारे कॉइन्स आने लगते हैं। तो उसको लगता है कि ये उसके पिता रे फेंक रहे होंगे, लेकिन रे तो वहाँ पर था ही नहीं। अब उसे रेबेका दिखाई देती है और वो पानी से बाहर आता है तो वो गायब हो जाती है, लेकिन उसकी परछाई उसे बार बार दिखाई दे रही थी। और अब पूल की साइड वॉल से उसे रेबेका की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे मदद मांग रही होती है और अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। वो उस दीवार के पास जाता है जहाँ पर खाली जगह थी। तो वहाँ पर उसका टॉय पड़ा हुआ था, जिसे लेने रेबेका उसको बोलती है। तो वो उसे लेने के लिए अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि उस टॉय के ऊपर ढेर सारे बाल थे और एक गोस्टली हैंड यानी कि एक भूतिया हाथ उसको पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और अब वो भूतिया फिगर भी गायब हो जाती है। खैर वो डर कर ईव को बुलाने जाता है, लेकिन जब वो आकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था और वो टॉय भी पूल के ऊपर ही पड़ा हुआ था। तो उसे लगता है कि आसपास से किसी ने आकर मस्ती करी होगी। अब वो रे से उसके बारे में बात करती है, लेकिन वो भी इसको काफी लाइटली लेता है और कहता है कि ये एलियट का भ्रम होगा। और बातों ही बातों में वो पूल पार्टी करने की बात भी कर देता है, जो कि उसका काफी अनयूजुअल बिहेवियर था। खैर सभी लोग एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जहाँ पर एलियट का कोच रे से थोड़ी बहुत बात करता है, उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और अब वो रे को खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसे पहले थोड़ी तकलीफ होती है। वो बॉल को मिस भी कर देता है, लड़खड़ा जाता है, गिर भी जाता है, लेकिन तभी वो ध्यान लगाता है और हम पूल के अंदर हलचल होता हुआ महसूस करते हैं। और उसके बाद वो बहुत ही लंबा और बॉल को फाड़ देने जितना पावरफुल हिट लगा देता है, जिस पर उसे भी यकीन नहीं होता, क्योंकि यही तो उससे छिन गया था, जो कि सडनली पता नहीं कैसे वापस आ गया है। अब अगले दिन वो और ईव डिनर करने के लिए जाते हैं और घर पर दोनों बच्चे अकेले थे, जहाँ पर इजी से मिलने उसका फ्रेंड रोनिन आया हुआ था। वो दोनों पूल में वक्त बिताने लगते हैं और हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। और खेलते खेलते रोनिन बाहर निकल जाता है, लेकिन इजी को कोई शैडो दिखाई देती है, जिसको वो रोनिन समझ लेती है। वो उसके पास जाने लगती है तो उसको एहसास होता है कि ये कोई शैडोई फिगर है या फिर भूतिया फिगर है। वो उससे दूर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोस्ट उसे अपने साथ पानी में बहुत तेज नीचे ले जाता है, और नीचे भी इतना कि उस पूल के सरफेस से भी कई गुना नीचे था, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके बाहर आती है और अब तक वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूल है वो नेचुरल स्प्रिंग से अटैच हो रखा है, लेकिन इतनी गहराई होगी ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब रोनिन उसको संभालता है और अपने घर चला जाता है। वहीं अगले दिन एलियट उससे बात करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि उसने रात में देखा था कि वो कैसे डर कर बाहर आई थी और पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो उसने भी देखी है, जिसके बारे में उन्हें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। जिस पर इजी ये कहती है कि पूल उनकी हेल्प कर रहा है, रे ठीक होने लगा है और ईव भी काफी खुश है, और अगर उन्होंने उसको ये बता दिया तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। वहीं दूसरी तरफ एलियट को पूरा यकीन हो गया था कि वो पूल भूतिया है, लेकिन वो भी इजी की बात मानकर पेरेंट्स के चलते इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब जैसा कि रे ने डिसाइड किया था, अगले दिन पूल पार्टी करी जाती है, जिसके अंदर सभी लोग आए थे और वो एजेंट भी आई थी जिससे ईव बात करती है, जिसने उस घर को उसे दिलवाया था। और वो इस घर की पूल की हिस्ट्री के बारे में पूछती है और ये कहती है कि उसे पता लगा है कि ये पूल 15 सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर एक बच्ची डूब गई थी, जिसके बाद से सुपरस्टिशन शुरू हो गया था और लोग पूल से डरने लगे। और ईव ये पूछती है कि क्या उस बच्ची का नाम रेबेका है, जो कि उसे उस पूल से ही पता चला था, जिसको सुनकर एजेंट भी शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ पर उसको कैसे पता चल गया इसके बारे में। खैर तभी हम रे को देखते हैं जो कि पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और कोच का बेटा उसका ऑटोग्राफ लेने आता है और वो उससे काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एलियट अपने रूम से पूल के ऊपर और पार्टी में होने वाली हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सबसे ज्यादा होशियार तो एलियट ही है। खैर अब यहाँ पर रे इस बच्चे के साथ पानी में मस्ती करने लगता है और धीरे धीरे पूल के गहरे हिस्से में जाने लगता है और अब उस वाटर स्प्रिंग वाली जगह से एक काला साया बाहर आकर रे के अंदर चला जाता है और उसे पूरी तरह पजेस कर लेता है। खैर अब रे उस बच्चे को लेकर पानी में और गहराई में जाने लगता है और एलियट ये देखकर जल्दी ही ईव और बाकी लोगों को बताता है। अब वो लोग उन दोनों को बचाने आते हैं। कोच अब इस चीज पर काफी गुस्सा होता है, जिसको ईव समझाने की कोशिश करती है कि ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा, जिस पर वो मान तो जाता है और कोई चार्जेस नहीं लगाता, लेकिन उसकी फैमिली और प्रैक्टिस से रे को दूर रहने की वो बात बोलता है। अब यहाँ पर ईव जो कि काफी परेशान थी वो सबको लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रे की तबीयत बिगड़ जाती है, उसका दम घुटने लगता है तो वो रुकने का वहीं फैसला करता है और ईव उसे रूम के अंदर रेस्ट करने के लिए छोड़ देती है, जिसका नेचर अब काफी अजीब सा हो गया था। वो काफी परेशान होती है और रेबेका के बारे में रिसर्च करती है। ईव को ये पता चलता है कि बहुत ही लंबे समय से यानी कि 100 साल पहले से ही इस पूल से लोग गायब होते आ रहे हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। खैर अब वो पूल का पानी ही खाली कर देती है ताकि उसके अंदर जो भी गलत है वो रुक जाए और अब वो रेबेका की मदर से मिलने जाती है, जिनका बेटा टॉमी अब एक एम्बेसडर बन चुका है, लेकिन 1992 के अंदर वो टर्मिनली इल था, लेकिन अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन कैसे हो गया। खैर अब वो उनसे बात करती है और रेबेका के बारे में पूछती है तो पहले तो वो मना करती है कि उनकी कोई बेटी ही नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा फोर्स करने पर वो सच बताने लगती है और सच जानने से पहले यहाँ पर उनका वाटर फाउंटेन और जग हम नोटिस कर पाते हैं। इनफैक्ट उनका ग्लास भी नोटिस करते हैं, जिसके अंदर का पानी काफी अजीब था। खैर अब वो बताने से पहले विशिंग वेल के बारे में बताती है, जहाँ पर कॉइन फेंक कर विश मांगी जाती है और वो विश पूरी भी हो जाती है क्योंकि उस वाटर के अंदर जादू होता है। अब वो उस पूल के बारे में बताती है कि सदियों पहले उस घर से पहले, उस पूल से पहले वहाँ पर एक स्प्रिंग हुआ करता था और किसी को भी नहीं पता कि उसके नीचे क्या था, लेकिन वो पानी लोगों की डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स को पूरा कर सकता है, जिस वजह से उसकी पूजा भी करी जाती थी, यानी कि इसको डेविल स्प्रिंग भी कह सकते हैं और इसी को ही टेमेगामी द डीप वाटर कहा जाता है। स्टार्टिंग में ये शब्द आया था ना, उसका मतलब यही था। इनफैक्ट उसकी खुद की भी डिजायर है, यानी कि पानी की। जब जब पानी को जगाया जाएगा उसे प्राइस पे करना होगा ताकि वो हमारी विश पूरी करता रहे, जैसे कि उसने उसकी कर दी, यानी कि रेबेका की माँ की। तो मुद्दा ऐसा था कि टॉमी बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता था, जिसे वो ठीक करना चाहती थी, तो उसने उस वाटर से विश मांगी और सैक्रिफाइस दिया अपनी ही बेटी रेबेका का। और वो ऐसा खुद नहीं कर सकती थी, तो पानी ने उसे एज अ वेसल इस्तेमाल किया, या फिर यूं कहें कि पजेस करके पूरा सैक्रिफाइस कंप्लीट करवाया और उसकी बेटी को लेकर उसकी विश पूरी कर दी। और अब ईव नोटिस करती है कि वो आज तक पजेस्ड हालत में है और वो इविल वाटर उसके आसपास ही रहता है और वो ये भी समझ चुकी है कि रे की विश पूरी हो जाएगी, यानी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दोनों में से किसी एक बच्चे की बलि वो पानी ले लेगा। और वो उससे ये कहती है कि उसने जो किया वो गलत था। रेबेका आज भी उसको ढूंढ रही है और सब कुछ ठीक करने का कोई तो तरीका होगा, लेकिन यहाँ पर रेबेका की माँ की हालत खराब हो जाती है, वो फिर से पोजेशन में आ जाती है, जिसके चलते ईव को वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ घर पर रे को दिखाया जाता है, जिसके आसपास का सारा पानी लाइव और इविल हो चुका था, क्योंकि वो भी अब पूरी तरह से पजेस है और वही पूल भी फिर से अपने आप भरने लगता है। अब हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि कहीं से घर आए थे और दोनों पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे। इजी रूम में जाती है, लेकिन तभी एलियट को उसकी कैट की आवाज आती है, जिसके लिए वो बाहर जाता है और वो पूल को देखता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि अपने आप पानी कैसे भर गया, क्योंकि ईव ने तो पानी खाली कर दिया था। खैर वो पूल को चेक करने जाता है तो उसे उसकी बिल्ली की आवाज आती है और उसकी शैडो भी दिखाई देती है, जो कि पूल में एक ट्यूब पर थी, और वो उसे लेने जाता है, लेकिन तभी पूल का कवर बंद होने लगता है और वो कैट भी वहाँ पर नहीं थी। और तभी एक भूत उसे पानी में खींच लेती है और ऊपर से कवर बंद होने लगता है, जिससे कि वो अंदर ही ट्रैप होकर मारा जाएगा। और अंदर उसने एक ग्लास के अंदर पानी निकाला था और पानी तो यहाँ पर इविल है, तो वो ग्लास भी अपने आप मूव करने लगता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। अब इजी एलियट को देखकर उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक ईव भी घर आ गई थी, जो कि इजी को मदद बुलाने भेजती है और खुद पानी में कूद जाती है। यहाँ इजी घर के अंदर आती है, लेकिन फिसल कर उसी टूटे हुए ग्लास पर गिरती है और उसकी
रिस्ट में ग्लास पीस घुस जाता है। खैर वो आगे बढ़ती है तो उसे पजेस्ड हालत में रे मिलता है जो कि पूरी तरह इविल हो चुका था और उस पर हमला करता है, जिससे बचते बचाते वो यहाँ वहाँ छुपने लगती है। खैर तभी हम ईव को देखते हैं जो कि अपनी एक पाइप ट्यूब को बाहर बांधकर नीचे जाती है ताकि उसके जरिए सांस ले पाए, लेकिन वो नोटिस करती है कि इस पूल के नीचे अंतहीन पानी था, अंतहीन गहराई थी जिसके अंदर उसे एलियट तो मिल जाता है, लेकिन जो बाकी के भूत होते हैं जो कि कभी यहाँ पर सैक्रिफाइस हुए होंगे, जो कि इविल बन चुके थे, वो उसे हॉन्ट करते हैं। खैर वो उनसे बचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, तो अब रेबेका की स्पिरिट उसके पास आकर उसकी मदद करती है और एक कॉइन को गिराती है जो कि नीचे जाता है, मतलब कि उसे उल्टी डायरेक्शन में जाना होगा। खैर वो पूल से बाहर आ जाती है लेकिन एलियट सांस नहीं ले रहा था, तो वो उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन तभी पजेस हुआ रे उसके पास आकर उसको ये कहता है कि वो एलियट को नहीं बचा पाएगी और उस पर भी हमला करता है, लेकिन तभी इजी उसका ही बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला कर देती है और अब वो दोनों उसे होश में आने को कहते हैं। और तभी रे अपने परिवार के साथ बिताए गए अच्छे पल और अपने परिवार के प्यार को याद करने लगता है और वॉमिट करके उस इविल वाटर को बाहर निकाल देता है। फिर अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और एलियट भी होश में आ गया था, लेकिन अब वाटर ने उसको पजेस कर लिया था और पूरे पूल के अंदर वो इविल फैल चुका था, जिसको देखकर रे ये रियलाइज करता है कि किसी को तो पे करना ही होगा और अब वो अपने परिवार से आखिरी अलविदा लेकर पूल में गिर जाता है और उसकी कभी ना खत्म होने वाली नाइट स्विम के साथ वाटर का इविल उसे एज अ सैक्रिफाइस क्लेम करके एलियट को ठीक कर देता है और इसलिए इस मूवी का नाम नाइट स्विम है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में ईव, इजी और एलियट रे को याद करते हैं, उसका वीडियो देखते हैं जो कि उसने रिकॉर्ड किया था कि वो जल्दी ही ठीक होना चाहता है अपने परिवार के लिए और वो सब उसे याद करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। खैर अब ये लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं ताकि कभी कोई बाहर वाला आकर यहाँ पर पानी को ना जगाए और आगे चलकर ईविल किसी का सैक्रिफाइस ना ले पाए। साथ ही साथ वो उस पूल को हमेशा के लिए सील करवा देते हैं इस उम्मीद में कि ईविल रुक जाएगा, लेकिन उम्मीद कैसी भी हो ईविल बाहर आने का रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नाइट स्विम फिल्म की कहानी जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। ये मूवी उतनी चली नहीं और यहाँ पर इसका रिलीज वगैरह भी ज्यादा हुआ नहीं, एटलीस्ट मेरी सिटी के अंदर तो नहीं हुआ। अब देखो इसे जेसन ब्लम और जेम्स वॉन ने प्रोड्यूस किया था अपने ब्लम हाउस प्रोडक्शन और एटॉमिक मॉन्स्टर के बैनर के चलते, लेकिन देखो फिर भी इस मूवी को कोई बचा नहीं पाया क्योंकि ये मूवी काफी डिले हुई है। ये काफी पहले आने वाली थी लेकिन देखो कितनी देर बाद आई है और इसका रिलीज भी ज्यादा जगह पर हुआ नहीं, जो कि मेरे ख्याल से इसकी डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। अब देखो अगर आप बजट की बात करें तो ये $15 मिलियन में बनी थी, तो पैसा तो इसने ठीक ठाक कमा लिया, 35-40 मिलियन डॉलर इसने कमा लिए, लेकिन अगर आप रेटिंग देखोगे ना तो रेटिंग बहुत ही ज्यादा कम है इस फिल्म की। अब बात करें कि ये मूवी बनी कैसे थी, तो 2014 के अंदर सेम नाम की एक शॉर्ट हॉरर फिल्म आई थी जिसके चलते इसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया और इस फिल्म की जो इंस्पिरेशन थी ना वो पोल्टरगाइस्ट, क्रीचर फ्रॉम द ब्लैक लगून, जॉज, क्रिस्टीन, द नाइट ऑफ द हंटर, द एबिस जैसी फिल्मों से लिया गया है। और आप नोटिस करोगे तो पूरी मूवी के अंदर छोटे छोटे हिंट्स मिलते हैं जो कि इन मूवी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और आपको याद होगा कि मैगन मूवी कितनी सक्सेसफुल हुई थी, तो नाइट स्विम भी उस वक्त प्री प्रोडक्शन के अंदर थी जिसके चलते इसको रिलीज करा गया, लेकिन ये उतनी बड़ी हिट नहीं हुई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली देखो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था, टिपिकल हॉरर मूवी से थोड़ा सा अलग है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए